चलिए दोस्तों, सीएस एग्जीक्यूटिव का टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस जो जून 2017 में पेपर हुआ था, सेट बी में सॉल्व कर रहा हूँ। और इसका जो 1 से लेकर 70 है, इसके 7 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं अब जो सॉल्व कर रहा हूँ वो इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा नाम CS के अग्रवाल, ICAI एंड ICICI फैकल्टी प्लस 15 ईयर एक्सपीरियंस। मेरा व्हाट्सअप नंबर है और जो हम लोग प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो फेस टू फेस क्लास, वीडियो क्लासेस, पेन ड्राइव और बुक्स। आइए देखते हैं। ये सेक्शन ए 1 से लेकर 70 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑब्वियसली उसकी वीडियो क्वालिटी जो टेक्स्ट का था वो अच्छा नहीं था, लेकिन इसका अच्छा है क्योंकि मैं इसको टाइप करवा चुका हूँ। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ये फ्री में डाउनलोड होगा, बाद में ये पेड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा है। तो मैं डायरेक्ट कहाँ जा रहा हूँ, 71st क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। देखिए पहले 71, ABC Transport gave its buses on hire. It is exempt from service tax where it is given on hire to. इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपको पता ही है, इट इज स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं आपको पता है कि मैंने एक फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनडायरेक्ट टैक्स बनाया हुआ है। ये वही किताब है, ये देखिए यही वाली किताब है, फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव जून एंड दिसंबर 2017 अटेम्प्ट। अगर आपके पास है नहीं तो आपको इसकी जरूरत है। अब मैं क्या करूंगा, इसी किताब में मैं आंसर ढूंढूंगा। अगर इस किताब में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, इसका मतलब इस किताब की आपको जरूरत है। और ये ऑब्वियसली ये बहुत कम दाम रखा है, 30 रुपए की किताब है ये। और वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स 1956। तो हम लोग देखते हैं कौन सा, सर्विस टैक्स वाला। आइए, मेगा एग्जाम्पशन में लिखा होना चाहिए, तो सर्विस टैक्स का ये मेगा एग्जाम्पशन, आइए दिखलाता हूं मैं आपको। और ये फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन की जो बुक है, ये हमने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। हायर ऑफ मोटर व्हीकल, एंट्री नंबर 22। नेचर ऑफ मोटर व्हीकल, पैसेंजर मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, एनी पर्सन। सर्विस रिसीवर अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है तो वो मेगा एग्जाम्पशन में वो एग्जाम्प्ट है। कंडीशन क्या है, पैसेंजर व्हीकल है तो मोर देन 12 पैसेंजर वाली होनी चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा, एनी पर्सन। और किसको प्रोवाइड करेगा, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो ये इसको जब ये पैसेंजर व्हीकल यानी कि बस किराए पे दे रहा है, उस किराए पे कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 71 यही था। ABC Transport gave its buses on hire. It is exempt from service tax where it is given on hire to state transport undertaking. तो चैरिटेबल ट्रस्ट को किराए पे देगा तो ऑब्वियसली टैक्सेबल हो जाएगा। लिमिटेड कंपनी फॉर ब्रिंगिंग स्टाफ देगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। टू कैरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टैक्सेबल हो जाएगा। 72, a resident welfare association received 12,40,000 towards electricity and water bill to be paid for the consumption of its members. It is not a small service provider. Assuming the service tax rate is this. तो सिंपल है, इसमें कुछ assumption भी है। पहला कि ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल आ रहे हैं, जो बिल है वो मेंबर्स के नाम पे आ रहे हैं। अब ये बिल पेमेंट कौन कर रहा है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। किसके बिहार पे पेमेंट कर रहा है, मेंबर्स के बिहार पे पेमेंट कर रहा है। तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नील, सिंस इट इज ए प्योर एजेंट। ये अलग बात है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर किसी भी तरह का सर्विस टैक्स नहीं लगता, वाटर बिल के ऊपर भी किसी भी तरह का सर्विस टैक्स नहीं लगता, तो मेंबर्स को भी कोई सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उनके बिहाफ पे दे रहे हैं, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के हैंड में वो भी एग्जेम्प्ट होगा, तो कोई सर्विस टैक्स नहीं है। तो 72 का आंसर सी है, नील, सिंस इट इज ए प्योर एजेंट। 73 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि जॉब वर्क इज नॉट कवर्ड इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस। अब उन्होंने शब्द का गलत इस्तेमाल किया है, या तो ये लिख देते इज नॉट कवर्ड इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस ऑब्लिक नॉट कवर्ड इन द एग्जाम्पशन, मेगा एग्जाम्पशन, तो सही हो जाता है। खैर, तो एग्रीकल्चरल प्रोसेस इज इन नेगेटिव लिस्ट, टेक्सटाइल प्रोसेस इज इन एग्जाम्पशन लिस्ट, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये नेगेटिव लिस्ट में भी नहीं है और एग्जाम्पशन मेगा एग्जाम्पशन में भी नहीं है। प्रिंटिंग प्रोसेस नेगेटिव लिस्ट में नहीं है लेकिन मेगा एग्जाम्पशन में है। चलिए, तो आंसर 73 का क्या आएगा, सी। तो चलो मैं दिखलाता हूं आपको। ये फिर से वही वाली बुक है, फास्ट ट्रैक। इसमें अगर लिखा हुआ है तो ये किताब वास्तव में अच्छी है। ये देखिए, जॉब वर्क एंट्री नंबर 30, एग्रीकल्चर मेगा एग्जाम्पशन,
प्रिंटिंग मेगा एग्जेम्पशन, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मेगा एग्जेम्पशन, कट एंड पॉलिश डायमंड्स एंड जेमस्टोन्स मेगा एग्जेम्पशन। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं ये मेगा एग्जेम्पशन में। तो ये मेगा एग्जेम्पशन में एग्जेम्प्ट हो गया, ये टैक्सेबल हो गया। क्या? इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अल्कालिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो हमारा आंसर 73 का सी आ गया। 74 देखते हैं। मिस्टर आशीष, एन आर्किटेक्ट इन जम्मू, rendered his service to Mr. Brijesh, a resident of Kashmir, for construction of a commercial complex in Delhi. Is the service liable for service tax? A commercial complex जहां situated है, that is the place of provision of services. तो वो चाहे वो J&K का बंदा हो, सर्विस प्रोवाइडर कहीं का भी हो, सर्विस रिसीवर कहीं का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली है तो इट इज टैक्सेबल। तो क्या होगा आंसर 74 का बी, इट इज लायबल फॉर सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, 75 देखते हैं। विनोद कॉन्ट्रैक्टर्स एग्रीड टू प्रोवाइड सर्विस बाय वे ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टू आहूजा एंड कंपनी लिमिटेड सर्विस रिसीवर फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹60 लाख। द सर्विस टैक्स लायबिलिटी इज टू बी पेड बाय फुल्ली बाय सर्विस प्रोवाइडर यानी कि नॉर्मल चार्ज, फुल्ली बाय सर्विस रिसीवर यानी कि फुल रिवर्स चार्ज, बोथ इक्वली, पार्शियल रिवर्स चार्ज, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा? बोथ इक्वली, 50% 50%। किताब में देखते हैं, आइए। तो हमें रिवर्स चार्ज का पूरी कहानी हम देख लेते हैं कहां पर है। फुल रिवर्स चार्ज, अब मैंने कहा ये पार्शियल रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एलएलपी प्लस एओपी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, वो किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा? बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो 50% ये देगा, 50% बॉडी कॉर्पोरेट इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, तो हम आंसर क्या आएगा? विनोद कॉन्ट्रैक्टर्स किसको प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, तो 50% 50% बोथ इक्वली। 76 A service provided by Abdul and company became a taxable service consequent to its removal from the negative list of service. Within how many days of commencement of service tax levy, Abdul and company must apply for registration? तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आएगा? 30 डेज। इन कहानी आप समझिए, इसमें और भी कहानी है, सिंपल नहीं है ये। नेगेटिव लिस्ट से हट गया, जिस दिन हटा है उस दिन उसका ऑलरेडी ग्रॉस रिसीट 9 लाख रुपए से ज्यादा है, तब तो जैसे ही हटा उस दिन से 30 डेज आ जाएगा। लेकिन जिस दिन नेगेटिव लिस्ट से उसकी सर्विस हटी है उस दिन उसका ग्रॉस रिसीट 9 लाख से ज्यादा है ही नहीं, 8 लाख 5 लाख है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी ही नहीं। चलिए इसको भी देखते हैं किताब में। कंडीशन क्या है? इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एक्सीड्स 9 लाख फ्रॉम वन और मोर प्रीमाइसेस, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज टू, और किसको अप्लाई करना है? टू सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज इन फॉर्म ST1। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आंसर क्या आएगा? 30 डेज आएगा। 77 व्हेन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 10 नवंबर है। अब मैं किस तरह से समझाता हूं, 10 नवंबर को सर्विस कंप्लीट हुआ, इसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेज हो गया है तो डेट ऑफ रेजिंग ऑफ इनवॉइस विल बी ट्रीटेड एज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अब यहाँ पर 10 नवंबर में 30 जोड़ूंगा तो ऑब्वियसली ये 30 दिन के अंदर ही हो रहा, तो 20 नवंबर इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अब कहानी ये बनती है कि 20 नवंबर से पहले अगर पैसा मिल गया तो एडवांस है, नहीं तो 20 नवंबर ही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा। तो यहां पर पैसा कब मिल रहा है? 30 नवंबर को मिल रहा है, इसके बाद तो पूरा अमाउंट 20 नवंबर को ही लायबल हो जाएगा टैक्स के लिए। तो 77 का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। ठीक है दोस्तों, और यही बात हमने यहां पर लिखी हुई भी है फास्ट ट्रैक में। वेदर इनवॉइस इज रेज विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, सवाल होगा यस या नो। अगर यस है तो डेट ऑफ इनवॉइस। अब इस डेट ऑफ इनवॉइस से पहले पैसा मिला है तो जितना पैसा एडवांस में मिला दैट डेट विल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। When there is a change in rate of service tax and the invoice is issued before the change in rate, and the payment is also received before the change, but the service is provided after the date of change of rate, the point of taxation is। बड़ा सिंपल सा मैं किस तरह से समझाता हूं, मैं आपको वो पूरा लॉ दिखाता हूं। देखिए ये रूल 4 है। मैं ये कहता हूं कि चेंज से पहले सर्विस आपने रेंडर कर दी, लॉजिक समझना, चेंज से पहले ही अगर आपने सर्विसेज रेंडर कर दी तो ओल्ड रेट लगना चाहिए। एक ही एक्सेप्शन है, क्या कि इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में है, तो इस दोनों डेट में जो अर्लियर डेट होगा, चाहे इनवॉइस पहले होगा या पेमेंट पहले होगा, उस दिन जो रेट प्रिवेल करेगा वो रेट लगेगा। अब चेंज के बाद इनवॉइस और पेमेंट है तो रेट जब भी प्रिवेल करेगा, कौन सा रेट प्रिवेल करेगा? न्यू रेट। इसीलिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? विच एवर डेट इज अर्लियर।
ठीक है दोस्तों। अब एक्सेप्शन क्या है, इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में होना चाहिए, लेकिन कोई भी एक पहले हो गया तब तो ओल्ड रेट ही लगेगा। देखिए चेंज से पहले इनवॉइस पहले हो गया तो ये इनवॉइस वाला हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन ओल्ड रेट। चेंज से पहले पेमेंट हो गया, इनवॉइस बाद में हो गया तो ये ओल्ड रेट हो जाएगा। अब एक्सेप्शन फिर से देखिए, यहां पर चेंज के बाद सर्विसेज रेंडर हुआ है तो न्यू रेट लगना चाहिए। एक ही एक्सेप्शन है, इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले है तो ओल्ड रेट जो अर्लियर होगा। ठीक है, अब कोई भी एक बाद में हो जाएगा, इनवॉइस बाद में, पेमेंट बाद में, जैसे यहां पर हमने दिखलाया भी है, पेमेंट बाद में न्यू रेट, इनवॉइस बाद में न्यू रेट। अब आप क्वेश्चन देखिए, where there is a change in rate of service tax, an invoice is issued before the change and the payment is also received before the change, but the service is provided after the change of rate, the point of taxation is, कौन सा केस आएगा, the service is provided after the date of change of rate, यानी कि न्यू रेट आना चाहिए, लेकिन इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले हो गया है तो ओल्ड रेट। तो हमने क्या लिखना है, डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस विच एवर डेट इज अर्लियर, तो 78 का डी आंसर आएगा। ठीक है, 79, India Mobiles Limited is engaged in telecommunication services. It raised the invoice on the 10th of every month for the service rendered for the previous month. यानी कि अप्रैल में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की गई, 10 मई को वो इनवॉइस रेज करेगा। For the month of December, because of software failure, the invoice for the month of November was raised in the month of January, that is after 30 days. अब कहानी the point of taxation will be, अब आपको मैं फिर से बता देता हूं। देखिए हम लोग फिर से आते हैं उसी में, और कहानी ये थी, whether invoice is raised within 30 days of completion of service, no, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर फेल हो गया था इसलिए इनवॉइस 30 दिन के अंदर रेज ही नहीं हो पाया, तो पॉइंट ऑफ लिवाई विल बी द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो यहां पर आप आंसर देख लो क्या आएगा, इनवॉइस रेज होना चाहिए था, नहीं हुआ, दैट इज आफ्टर 30 डेज रेज हुआ, तो जिस मंथ में सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है वो होगा, तो 30th नवंबर बीइंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दिस विल बी द आंसर। 79 का ए। 80, चलिए दोस्तों 80 देखते हैं। A mega exemption notification which covered a service was removed and thus became taxable from 1st March 2016. One service provider rendered the service on 20th February 2016. The invoice however raised on 18th March 2016. ये कौन सा रूल है, रूल 5। आइए मैं दिखलाता हूँ आपको कहानी क्या है इसकी, यही फास्ट ट्रैक में। नो टैक्स इन फॉलोइंग केस, मैं एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सर्विस टैक्सेबल होने से पहले ही अगर सर्विसेज रेंडर कर दिया गया, इनवॉइस भी पहले, पेमेंट भी पहले, तो ये तो सर्विस टैक्स तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लिवाई कब होगा, व्हेन द सर्विसेज आर रेंडर्ड, और सर्विस कब टैक्सेबल हुई, बाद में, आपने सारा कुछ पहले कर लिया। लेकिन अगर सर्विस टैक्सेबल होने के बाद सर्विसेज रेंडर हुई है तब कहानी चेंज हो जाएगी, है ना, तब तो टैक्सेबल होगा, लेकिन उसी का एक्सेप्शन बनाया गया। देखिए सर्विस यहाँ टैक्सेबल हुआ, उसके बाद सर्विसेज रेंडर्ड हुआ, और इनवॉइस और पेमेंट पहले ही है तो टैक्सेबल नहीं होगा। हमारे एक क्वेश्चन इस केस में नहीं फॉल कर रहा, हमारा क्वेश्चन यहाँ फॉल कर रहा है, सर्विसेज रेंडर करने से पहले सर्विस बिकम्स टैक्सेबल। देखिए सर्विस पहले ही रेंडर की गई, या टैक्सेबल कब से हुआ, 1 मार्च से, उससे पहले ही सर्विस रेंडर हो गई। अब देखिए कहानी क्या है, बोलता है इनवॉइस शुड बी रेज्ड, बोला इनवॉइस इशूड विद इन 14 days फ्रॉम द डेट सर्विस बिकम्स टैक्सेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब 1 मार्च जब पहली बार सर्विसेज रेंडर हुआ है, कब हुआ, 1 मार्च को, उसके 14 दिन के अंदर इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए, जो नहीं हुआ, 18 मार्च को हुआ, तो ये सर्विस टैक्सेबल हो जा रही है 1 लाख। ठीक है दोस्तों, और रूल 3 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसमें नील गलत है, टैक्सेबल सिंस इनवॉइस वाज रेज्ड आफ्टर 14 days एंड द लायबिलिटी इज 14,500, दिस इज आंसर। तो हम लोग पहला सेट हो गया है। चलिए